अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ताहिरा नाज। मैं द हीलिंग होम एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर पे साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल और माहिर डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर शफी मंसूरी, हमारे यूट्यूब चैनल लियाकत इलियास पे। और हम डॉक्टर शफी मंसूरी को वेलकम करते हैं। डॉक्टर शफी मंसूरी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगी कि ये एक बहुत काबिल और माहिर एडिक्शन साइकेट्रिस्ट और चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है, जिन्होंने अमेरिका से फेलोशिप किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है हाँ मैं जिन हूँ। और माशाल्लाह हमारे साथ ही एडिक्शन थेरेपिस्ट के तौर पर द हीलिंग होम में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का फजल। जो टॉपिक रखा है वो अल्कोहल के बारे में है, तो आप क्योंकि एडिक्शन थेरेपिस्ट साइकेट्रिस्ट है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि ये अल्कोहल अब्यूज़ क्या है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये देखें कि अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ना, तीन तरह से हम कहते हैं। एक होता है अल्कोहल यूज़, एक अल्कोहल एब्यूज़ और एक होता है अल्कोहल डिपेंडेंसी। फ़र्क ये है, जिस तरह अल्कोहल यूज़ का मतलब है जो ओकेशनली लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ वगैरह में या मुख्तलिफ़ तकारीब में, वो अल्कोहल यूज़ होता है, उसके असरात इतने ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे नहीं होते। और दूसरा होता है अल्कोहल एब्यूज़। अल्कोहल एब्यूज़ में ऐसा होता है कि ऑक्यूपेशनली और सोशली जो है वो इम्पेयरमेंट होती है। और जबकि एक होता है तीसरा अल्कोहल डिपेंडेंसी। अल्कोहल डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि वो नशे का बाकायदा आदी हो गया, जिसमें जब वो अल्कोहल छोड़ेगा तो उसके विड्रॉल्स होंगे, इंटॉक्सिकेशंस होती हैं और उसकी वजह से इंटॉलरेंस होती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम डिपेंडेंसी कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा अरसे तक अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें फिर क्रेविंग भी हो सकती है, कंपल्शन भी हो सकती है। ठीक है। मेरा इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि अगर कोई अल्कोहल इस्तेमाल करता है तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? उनमें फ़िज़िकल क्या सिम्टम्स या साइन हो सकते हैं? उसमें बिहेवियरल साइंस क्या हो सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जहाँ अल्कोहल का है कि इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई ओकेशनली या कभी कभार इस्तेमाल करेगा तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स एज सच हमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें हमें बहुत सारे फिज़िकल साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। असल में अल्कोहल के असरात जो है वो फिज़िकली भी होते हैं और इमोशनली भी होते हैं और बिहेवियर वाइज भी होते हैं। फिज़िकल हेल्थ पे उसके असरात ये होते हैं कि जैसे हम विड्रॉल भी कहते हैं, जैसे अगर वो अल्कोहल छोड़ेगा तो वो तो कहलाता है कि विड्रॉल्स, लेकिन वो अल्कोहल ले रहा है तो उसके असरात जीआई सिस्टम पे भी होते हैं, कार्डियक सिस्टम पे भी होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी होते हैं, एंडो पे भी होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं और लीवर पे भी होते हैं। तो ब्रेन में ये बेसिकली डिमेंशिया करता है, यानी भूलने की बीमारी उसकी वजह से हो सकती है, और लीवर को डैमेज भी कर सकता है। फिजिकली जो है वो लीवर डैमेज भी हो सकता है, और इमोशनली भी है और बिहेवियरली भी है। इमोशनली ये डिप्रेसेंट है तो लॉन्ग टर्म में ये जो है डिप्रेशन कॉज कर सकता है, और साइन एंड सिम्टम्स हमें सारे डिप्रेशन के मिलेंगे। और बिहेवियर वाइज ये है कि बिहेवियर में एंगर इश्यूज हो सकते हैं, और जैसे ड्राइविंग है तो ड्राइविंग भी जो है वो रफ मतलब करेगा की तरफ जा सकते हैं। जी, रिस्की बिहेवियर वगैरह की तरफ भी जा सकता है। और अगर उसके विड्रॉल्स होंगे तो विड्रॉल्स के अलग साइन एंड सिम्टम्स हैं। जब वो अल्कोहल छोड़ेगा तो ट्रेमर्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, पल्स रेट उसका ज़्यादा हो सकता है। तो ये इस तरह की जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। जो है, जो आपने कार्डियक का जिक्र किया, तो ये थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कार्डियक। हाँ, कार्डियक इश्यूज़ में ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म में कार्डियोमायोपैथी भी करता है और हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो ये हार्ट को भी डैमेज करता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इजाफा करता है। तो ये कार्डियक इश्यूज़ भी जो है वो लॉन्ग टर्म में कॉज कर सकता है। सर, आपने जैसे बताया कि अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि डिप्रेसेंट्स क्या है। डिप्रेशन का मतलब है कि शुरू में जब कोई अल्कोहल यूज़ करता है तो बड़ा उसका मूड इलेटेड होता है और यूफोरिक होता है, वो अच्छा फील करता है, हाई फील करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स होने लगते हैं, जिसमें उदासी, मायूसी, क्राइंग स्पेल्स, भूख का ना लगना, नींद का डिस्टर्ब होना, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अलामात शुरू हो जाती हैं अगर लॉन्ग टर्म में उसका इस्तेमाल किया जाए। ये डिप्रेसेंट्स, ठीक है सर। सर, डिप्रेसेंट्स जो है, ये अल्कोहल जो है, ये हमारे ब्रेन की, क्योंकि हम आम लैंग्वेज में आम पॉपुलेशन को, यहाँ ऑडियंस को बात कर रहे हैं कि ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो डिटोरिएट हो जाता है या इम्पेयर्ड हो जाता है या सही से प्रॉपर वर्किंग नहीं करता, ताकि ये पेरेंट्स अगर सुनते हैं तो उनको कॉमन लैंग्वेज में पता चल जाए कि उनके बच्चे के साथ ब्रेन में ये अल्कोहल यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो क्या क्या है।
असल में ब्रेन को सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो अल्कोहल ही करता है। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, जैसे एक तो मेमोरी का पार्ट है, हिप्पोकैम्पस वगैरह हो गया और ठीक है। सेरिबेलम हो गया, यहाँ उसके असरात होते हैं। अगर सेरिबेलम में इसके असरात होंगे तो एटेक्सिया वगैरह हो जाता है, उसको चलने फिरने में दुश्वारी होने लगी। ठीक है। और फिर मेमोरी पे सबसे ज़्यादा इसके असरात होते हैं, एमनीजिया हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस के वो भूलने चीजें लगेगा, और भूलने लग बाज़ जाते दफ़ा हैं, याददाश्त के डिमेंशिया टाइप की इलनेस वगैरह भी हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो एग्रेशन वगैरह भी उसी वजह से कॉज होता है कि डिसीजन ब्रेन मेकिंग वगैरह भी में फर्क डिटोरिएट हो पड़ता है, रही होती जजमेंट है वगैरह सर। भी इम्पेयर्ड हो सकती है अगर अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। इसलिए सर अगर उनकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी आई थिंक इम्पैक्ट होता है, जो कि फैसला करने की और जजमेंट सलाहियतों को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए जब पेशेंट इस हाल से गुजर रहा होता है तो उसके लिए फ़ैसला लेने की जो अथॉरिटी आती है वो फैमिली के पास आती है, या फिर थेरेपिस्ट जो हमारे रिहैब में हमारे पास थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो फैमिली को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, वो प्रॉपरली चीज़ों को जजमेंट समझ उसकी इम्पेयर्ड होती है, जी। बिल्कुल। तो इसके अलावा सर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ लोग तो बेतहाशा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मखसूस क्वांटिटी लेते हैं। तो इनकी क्या वजूहात है? क्या असल में अल्कोहल का जो इस्तेमाल भी है उसे हम नहीं कह सकते कि ये एक बीमारी है, और जेनेटिकली भी होती है। तो अगर ये आपके जीन्स में किसी के मौजूद है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अल्कोहल को जो है रोक सके। तो उसका इस्तेमाल फिर उसमें ज़्यादा होगा बनिस्बत एक ऐसे शख्स के जो जिसके जीन्स में वो मौजूद नहीं है। तो जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं कि एनवायरमेंट्स के अंदर अगर उसके अंदर वो एब्यूज़ हो रहा है फिज़िकली भी, सेक्सुअली भी, और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं एनवायरमेंटल, तो उसका फिर इस्तेमाल जो है वो बेतहाशा बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट्स पे भी और जीन्स पे भी। ठीक है। अब सर अब जब बेतहाशा यूज़ ये तो फिर उनका ब्रेन डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, तो फिर ये एडिक्शन में कंसिडर होगा। जी। तो हम थोड़ा एडिक्शन पे भी आ जाते हैं कि अगर एक अल्कोहल यूज़र है वो इंतहा या बेतहाशा यूज़ कर रहा है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि इसके नुकसानात जैसे बताएँ कि फ़िज़िकली भी होते हैं, मेंटली भी होते हैं, और मतलब बिहेवियर वाइज़ भी होते हैं, इमोशनली भी होते हैं। तो इसका इलाज होना चाहिए। इसका इलाज जो है शुरू में जब विथड्रॉल्स होते हैं तो इसका इलाज मेडिसिन के ज़रिए से होता है, और इसके बाद जो है बिहेवियरल थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है। तो इस तरह बहुत सारी थेरेपीज़ की होती है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका एडमिशन ज़रूरी होता है ताकि उसको रिहैब कर सकें, ताकि वो अपनी दोबारा जो है वो उसी स्टेज पे वापस जाए जहाँ से उसने अल्कोहल शुरू की थी। तो रिहैबिलिटेशंस बहुत ज़रूरी है। आप इसका हम रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम? देखिए, ऐसा है कि अगर हम इसको मतलब मज़हबी लिहाज से बात की जाए, दीन इस्लाम के हवाले से, बीइंग ए मुस्लिम्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए मना है, ममनू है। उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं। उस सेंटर में साइकियाट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट किया जाए, साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट किया जाए, ताकि वो शुरू में तो जो विथड्रॉल्स होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है, विथड्रॉल्स के बाद उसकी रिहैबिलिटेशंस वगैरह की जाती हैं। बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू। एक्चुअली अगर मैं एक छोटा-सा मैसेज ये देना चाहूँगी, क्योंकि दीन में उनको हराम कहा गया है। जी। तो सर आप भी एग्री करेंगे, इसकी वजह यही है कि क्योंकि जब इंसान अल्कोहल यूज़ करता है तो उसका ब्रेन वर्क नहीं करता जी, प्रॉपर्ली। बिल्कुल ऐसा। उसका वो जो डिसीजन मेकिंग होती है या वो सोच समझ होती है वो बिल्कुल डिटेरिएट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। और वो फिर उस रिस्की बिहेवियर की तरफ जा सकता है, वो लड़ाई झगड़े कर सकता है, वो रिस्की ड्राइविंग कर सकता है, और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो डेंजर की तरफ जा सकती है। तो इसलिए मेरा भी यही मैसेज है, एक तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये कुरान में भी, दीन में भी हराम है, लेकिन अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो है अल्कोहल अब्यूज़ का शिकार हो चुके हैं, वो हमसे रब्ता करें। हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर है, द हीलिंग होम एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर। आप यहाँ पे आपके पास साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पूरी रिहैबिलिटेशन के थ्रू उनको हम बहाली की तरफ लेकर आएंगे। डॉक्टर शफी मंसूरी, आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एडिक्शन के बारे में लोगों की मालूमात नहीं है। तो पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइको एजुकेशन किया जाए, लोगों को इसमें एजुकेशन दी जाए कि इसके साइकोलॉजिकल कम्युनिटी इम्पैक्ट में क्या आता है, जाके, कम्युनिटी में कॉलेजेस जाके, में कॉलेज जाके, में यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को जाके। इसकी अवेयरनेस दी जाए, और इसका जो है उसको समझा जाए कि ये बीमारी है, सिर्फ आदत नहीं है। तो हर बीमारी का इलाज है, जब दिल के अमराज का इलाज है, गुर्दे के अमराज का इलाज है, हर किस्म के अमराज से इलाज है, तो एडिक्शन का भी इलाज है, और उसका भी इलाज हमें इसी तरह कराना चाहिए जिस तरह हम दूसरी बीमारियों का इलाज करते हैं। हम उसको नशे ही कह के उसकी तौहीन और तज़ीक नहीं करनी चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये कोई जो है बीमारी का शिकार हो गया, उसका इलाज उसे कराना चाहिए, और उसका इलाज करने के लिए तमाम माहिरीन मौजूद हैं।
बेशक मैं आई एम एग्री 100% विद यू कि ये एक बीमारी है, ये एक ब्रेन डिजीज़ है। ये हमारे रिसर्च से भी प्रूफ है, ये साइंस भी कहती है। बल्कि सर जैसे आपने कहा कि इसके अवेयरनेस के लिए बाकायदा हमें ट्रेनिंग्स दी गई है, यूनिवर्सल प्रिवेंशन करिकुलम। इंशाल्लाह ये एम बना रहे हैं और द हीलिंग होम के प्लेटफॉर्म से हमारा ये एम है कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाके हम अवेयरनेस कैंपेन करें कि नशा एक लानत नहीं बल्कि ये एक ब्रेन डिजीज़ है। और मेरी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसका इलाज कराएं, ना कि इस पे शर्म या स्टिग्मा फ़ील करें। यहाँ पे इस द हीलिंग होम या हमारे यूट्यूब चैनल से हम हमेशा यही पैगाम देते आ रहे हैं कि अपने प्यारों को इस बीमारी से बचाने के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि 50% अगर रिहाब का काम है तो 50% ये फैमिली का काम है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और अपने प्यारों को इस नशे की बीमारी से बचाएं। मैं तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।